नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव हो गए, मंथन हो रहा है, नई सरकार बनेगी। चुनाव का रिजल्ट जहां एक तरफ एनडीए के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं महागठबंधन की उम्मीदों को बहुत बड़ा इन चुनावों से झटका लगा। महागठबंधन के घटक दलों के नेता भी इस बात पर हैरान हैं कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। इस तरह के नतीजों की उम्मीद तो किसी ने नहीं की थी, उन्होंने बिल्कुल ही नहीं की थी। महागठबंधन का MY समीकरण लगभग पूरे तरीके से फेल हो गया, जो कि गेम चेंजर कहा जा रहा था। मगर इन सबके बीच एक और दल है जिसके नेता इस रिजल्ट से गदगद हैं। अब वो है AIMIM, उनके चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, ना पक्ष में चुनाव लड़े, ना विपक्ष में महागठबंधन के साथ, लेकिन हैं गदगद इन चुनावों से असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार 5 सीटों पर फतह हासिल की है और इस जीत के साथ ही ओवैसी ने अपना प्लान यूपी का ऐलान भी कर दिया है। तो आज का सच इसी पर टॉप स्टोरी ऑफ द डे। अब सवाल यह कि ओवैसी के इस ऐलान से यूपी की सियासत में क्या असर पड़ने वाला है। सवाल यह भी, क्या 27 में अखिलेश के PDA समीकरण को फेल करने की मुहिम में लग गए हैं अभी से ओवैसी। और बिहार में ओवैसी का ट्रेलर क्या यूपी में PDA को तोड़ देगा। वहीं दूसरी बड़ी स्टोरी का रुख करेंगे। दूसरी स्टोरी बांग्लादेश की सियासत से जुड़ी है। पूर्व PM शेख हसीना को क्यों मिली फांसी की सजा, सजाए मौत। सवाल यह, हिंसा, साजिश और कत्ल, शेख हसीना पर क्या क्या आरोप लगे हैं, डिटेल से आपको बताएंगे। जिस कोर्ट को हसीना ने बनाया, उसी ने क्यों मौत की सजा सुनाई। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी के यूपी प्लान से करते हैं। बिहार में अपनी पार्टी के प्रदर्शन से गदगद ओवैसी अब इसी मजबूती और रणनीति के साथ दूसरे प्रदेशों में भी अपनी धाक जमाने की कोशिश में लग गए हैं। वैसे तो ओवैसी बंगाल और असम के लिए भी अपना खास प्लान बना रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा चर्चा उनके यूपी प्लान के ऐलान की हो गई, यानी यूपी का प्लान कर दिया ऐलान। दरअसल यूपी के AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। शौकत अली ने बिहार के नतीजे आने के बाद ऐलान किया कि अखिलेश यादव को 2027 में 2027 में सावधान रहने की जरूरत है जब है यूपी में चुनाव, क्योंकि AIMIM उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो भी इस पर बैठा उसका डूबना तय। अखिलेश यादव को 2027 में इससे सावधान रहने की जरूरत है। 2027 में AIMIM उत्तर प्रदेश की 200 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। शौकत अली कह रहे हैं 200, तो क्या ओवैसी अब 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के PDA का पहिया रोकने की तैयारी में है। इसका जवाब और ओवैसी की AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के बयान का जो मतलब है, जो मायना है, उसे समझने के लिए आपको 2 दिन पहले बिहार चुनाव का नतीजा, उसमें ओवैसी की पार्टी, उसका परफॉर्मेंस और उसका असर दिखाते हैं। डिटेल में जाना जरूरी है। अब की बार ओवैसी ने अपनी पार्टी से कुल 28 उम्मीदवार बिहार के चुनाव में उतारे। 5 सीटों पर ओवैसी ने जीत हासिल की, उनकी पार्टी ने जीत हासिल की, अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रखा। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी को वोट मिले 1.85%। पिछली बार 1.24 से
0.61% ज्यादा मिले। तो AIMIM 5 सीटों पर जीती। ये सभी आती हैं सीमांचल से, सभी सीटें हैं मुस्लिम बहुल, सभी पर मुस्लिम आबादी तकरीबन 60% से भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल बाईसी में जहां लगभग 64% मुस्लिम मतदाता हैं, वहीं जोकीहाट लगभग 65.7%, बहादुरगंज में 68%, आमूर में 70% और कोचाधामन में लगभग 72.4% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन इलाकों में खुद ओवैसी कई दिन तक 24/7 एक्टिव रहे, धुआंधार रैलियां की, प्रचार किया। ओवैसी की आक्रामक रैलियों ने मुस्लिम वोटों को एकजुट कर दिया। अब इसके चलते AIMIM ने मुस्लिम वोटों को बांटकर RJD कांग्रेस को सीधा डेंट किया, नुकसान पहुंचाया। सबसे दिलचस्प बात यह कि AIMIM ने न सिर्फ 5 सीटें जीती बल्कि 18 सीटों पर रिजल्ट पर सीधा असर डाला। 18, 5 जीती। अंदाजा लगा सकते हैं 28 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी अगर 23 पर इंपैक्ट डाल रही है, 5 जीत रही है, तो अंदाजा लगाइए उसकी परफॉर्मेंस आप कैसे गिनेंगे। अब इसमें भी 2 सीटों पर AIMIM उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे, वरना 7 होती। जबकि 14 सीटों पर तीसरे स्थान पर रहकर दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगाड़ने में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाई। इंटरेस्टिंग ये, दिलचस्प ये कि 28 में से 9 सीटों पर AIMIM को जीत हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले। जितना जीत हार का अंतर था उससे ज्यादा वोट AIMIM को मिले। इनमें से 8 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को सीधा नुकसान हुआ, अल्टीमेटली उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं 1 सीट अररिया में JDU की शगुफ्ता अजीम की हार में AIMIM के मंजूर आलम फैक्टर को बहुत अहम माना जा रहा है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो AIMIM का स्ट्राइक रेट महागठबंधन के दलों से बेहतर रहा है। AIMIM का स्ट्राइक रेट रहा 17.86%, 17.86%। वहीं RJD का, प्रदेश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी, 18.18, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है 10%। अंदाजा लगाइए। उस बिहार में जहां RJD के पास अपना मजबूत वोट बैंक है, एक समीकरण है MY, जिसके सहारे RJD चीफ लालू यादव कई बार सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। आबादी के हिसाब से भी देखें तो बिहार में MY का समीकरण, बिहार में M यानी कि मुस्लिम, जिनकी आबादी तकरीबन लगातार हमने आपको बताई है 17.7%, वहीं Y यादव 14.26%। अब दोनों को क्लब कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यह बैठता है 31.33%। अब इसमें एक बड़ा हिस्सा RJD का वोट बैंक माना जाता है। MY इज इक्वल टू RJD का वोट बैंक। साथ में कांग्रेस अब जुड़ जाती है, महागठबंधन बन गया, तो इस वोट बैंक की मजबूती और ज्यादा बढ़ जाती है। कहते कोई हरा नहीं सकता। इस बार बिहार में यह समीकरण फेल हो गया। सीमांचल में ओवैसी ने महागठबंधन के इसी वोट बैंक में सबसे बड़ी सेंधमारी कर ली, जहां RJD ने अपने 9 सीटों में से 5 पर मुस्लिम और 1 पर यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था। 9 में से ये सभी हार गए। 9 सीटों में से सिर्फ अररिया के रानीगंज में अविनाश मंगलम जीते हैं, और वो भी आते अनुसूचित जाति से। वहीं सीमांचल में कांग्रेस ने अपने 12 उम्मीदवार उतारे। 12 उम्मीदवारों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार, जिसमें से 4 सीटें फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज, मनिहारी सीट ये उसने जीती 4। अब इन 4 में से भी सिर्फ 2 मुस्लिम जीत पाए। अररिया से अबिदुर रहमान और किशनगंज से कमरुल होदा को जीत मिली। इसके अलावा वीआईपी ने 2 और CPI माले ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों हार गए। तो यह महागठबंधन का हाल वहां पर सीमांचल में। तो कुल मिलाकर सीमांचल में ओवैसी फैक्टर की वजह से 24 सीटों में से
14 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। सबसे ज्यादा 7 सीट बीजेपी के खाते में गई। वही एआईएमआईएम को 5, महागठबंधन को 5 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस को 4 और आरजेडी के हिस्से में तो सिर्फ 1 सीट आई है। अब जाहिर है इस जीत ने ओवैसी को बड़ी ताकत दी, बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। उन्होंने मुस्लिमों पर अपना हक जताने वाले, वर्चस्व समझने वाले अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे बड़े नेताओं को एक तरह से आगाह कर दिया कि मुस्लिम समुदाय केवल उनका वोट बैंक नहीं है, बल्कि वो अपने हक, आजादी, न्याय और बराबरी के दर्जे के लिए चुनावों में वोट करेंगे। ओवैसी अब इसी नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब ओवैसी की बिहार जीत की जो कंपन है ना, वो उत्तर प्रदेश में अभी से महसूस होने लगी है, जहां 2027 में होने हैं विधानसभा चुनाव। मैं एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। मेरे को अपनी पार्टी को जब लेके हम बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है शौकत साहब की क़यादत में। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे। उत्तर प्रदेश में एमवाई पीडीए का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनके खिलाफ जाएंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान से बिहार के बाद अब यूपी में नया समीकरण और नई टेंशन बढ़ने वाली है। उस यूपी में जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। 10 साल से सत्ता से बाहर चल रहे अखिलेश यादव ने अब की बार यूपी फतेह के लिए सबसे अलग और खास रणनीति बना रखी है, जिसे उन्होंने पीडीए नाम दे रखा है। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों को छीन रहे हैं। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप, या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे। अखिलेश के इस पीडीए फॉर्मूले पर भी ओवैसी अब आक्रामक है और यूपी चुनाव में इसे ध्वस्त करने की तैयारी में है। कल तक एमवाई बोलते थे, अब पीडीए बोल रहे हैं। मगर पीडीए में वो ब्रैकेट्स में होता है और स्मॉल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स में खाली वाई होता है। और पीडीए में कभी आप लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से कतराते हैं। तो ये भारत के 14% मुसलमानों ने इन लोगों को देख लिया है। पीडीए कहते मुसलमान तो आता नहीं इसमें। दरअसल यूपी में एक वक्त था जब एमवाई यानी मुस्लिम और यादव मुलायम सिंह यादव की अगुवाई वाली एसपी समाजवादी पार्टी का भी आधार थे, वोट बैंक थे। जब से पार्टी की कमान अखिलेश यादव ने संभाली, तब उन्होंने धीरे धीरे अपने वोट बैंक में विस्तार की रणनीति बनाई। सिर्फ एमवाई नहीं, अब इसे आगे बढ़ाते हैं और अब पिछले कुछ समय से पीडीए के फॉर्मूले पर प्रदेश में वो राजनीति कर रहे हैं। बिहार भी आपको याद होगा, जब आए थे पीडीए कर रहे थे पीडीए के फॉर्मूले पर, और इसी के दम पर 2027 का चुनाव जीतने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। यूपी का एमवाई समीकरण समाजवादी पार्टी का पुराना वोट बैंक है। अगर उसका गणित देखें तो यूपी में यादवों की जो आबादी है, कुल आबादी, वो 8 से 10% के करीब है। मुस्लिम है लगभग 19, तो दोनों को अगर क्लब कर दे तो लगभग 27 से 29, 27 से 28% के करीब भी बैठता है। अब इस वोट बैंक के सारे, एमवाई के सारे यूपी में सत्ता पाना मुश्किल है, सिर्फ 27%, वो भी अगर क्लब आ रहा है। तो लिहाजा अखिलेश पीडीए लेकर के आए और पीडीए को धार दे रहे हैं। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यूपी में पिछड़ों की आबादी है 40%, दलित 21 और मुस्लिम आ जाते हैं 19%, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक। अब इसे मिलाकर 80% के आसपास से बन जाता है। अब इसको ये एकजुट करना चाहते हैं अखिलेश, और अखिलेश यूपी में फिर से इसी फॉर्मूले पर, पीडीए पर सत्ता पाने की रणनीति बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें लेकिन आता है, असदुद्दीन ओवैसी की तैयारी से इसमें सेंधमारी हो सकती है। कैसे?
क्योंकि ओवैसी अपने मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश में है। बिहार हमने देखा। अब सवाल यह है कि इससे अखिलेश यादव का समीकरण कैसे बिगड़ जाएगा, उनका पीडीए कैसे बिगड़ जाएगा। इसका जवाब है यूपी की विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी का प्रभाव क्या है। टोटल 403 के करीब ऐसी सीटें हैं कि जिसमें से 143 सीटों पर मुस्लिम मतदाता अपना असर रखता है। 403 में से 143, इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है। 70 पर 73 ऐसी हैं जहां 30 से ज्यादा। राज्य की करीब 3 दर्जन ऐसी विधानसभा सीटें हैं, 3 दर्जन, 12, 12, 12, 36, जहां मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं। 36 तो वैसे ही क्लियर कट होगी। करीब 107 विधानसभा सीटें ऐसी जहां मुस्लिम मतदाता चुनावी नतीजों को हमेशा इंपैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। मुरादाबाद हो गया, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, अमरोहा, 40% से ज्यादा मुस्लिम है। वहीं थोड़ा सा अगर पहले आ जाइए, ये हापुड़ की तरफ चल जाइए, हापुड़, मेरठ, संभल, बहराइच, बलरामपुर, बरेली, श्रावस्ती, 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो अब ऐसे में अगर यूपी में ओवैसी इन मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाते हैं, टिल्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो एक तरफ जहां बीजेपी को फायदा हो सकता है, वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ओवैसी यूपी में इस तरह की कोशिश पहली बार करने वाले हैं। अब ये भी देखिए, इससे पहले भी ओवैसी यूपी के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी एआईएमआईएम से कैंडिडेट उतार चुके हैं, लेकिन जैसी बिहार में सफलता मिली थी, यूपी में उन्हें ऐसी सफलता नहीं मिली। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2017 में पहली बार यूपी की राजनीति में उसने कदम रखा। 2017 में 2017 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे उस वक्त। 37 सीटें ऐसी थी जमानत तक जब्त हो गई थी, इतना बुरा परफॉर्मेंस था। इस चुनाव में एआईएमआईएम का वोट प्रतिशत भी बहुत कम, 1/4% यानी 0.24% के करीब था। इसके बाद 2022 के चुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम ने दोबारा हाथ आजमाए, जोर आजमाइश की, 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। यहां पर भी जीता कोई नहीं और 95 सबकी जमानत जब्त हो गई। हालांकि 2022 में कुछ सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशियों के साथ जो है किस तरीके से मुकाबला था, ये मुकाबला मायने रखता है, वो यहां पर दिखा ही। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी की यूपी प्लान से हमने की कि बिहार में किस तरीके से ये प्लान जो है वो चला, बिहार में परफॉर्मेंस किस तरीके से रही, और बिहार में परफॉर्मेंस रहने के बाद अब बारी यूपी की है। खैर, अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला, अभी वक्त है किस तरीके से रणनीति बनती है। रुक करते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी।